दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट एसएल शर्मा। अगेन दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज मैं महिलाओं के अधिकार के बारे में ये वीडियो बनाने जा रहा हूं कि महिलाओं के पहले क्या अधिकार होते थे और आज के वक्त में महिलाओं के पास क्या क्या अधिकार हैं। जब महिला उनके पास घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से पहले क्या अधिकार थे और घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट 2005 के बाद महिलाओं के पास क्या क्या अधिकार आ गए हैं, तो दोस्तों इस मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम से पहले जो घरेलू हिंसा अधिनियम बना था, इससे पहले महिलाओं के पास कभी परिवार द्वारा प्रताड़ित, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ित होने पर अपने बचाव के लिए उनके पास क्या कानूनी विकल्प उपलब्ध थे? तो दोस्तों उनके पास उस समय कानूनी विकल्प उपलब्ध थे। कब की बात है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से पहले की। महिलाओं को धारा 498A के तहत ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकती थी। ये जो कानून था 498, उसके तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकती थी। दोस्तों इसी संदर्भ में अगर आप देखें तो घरेलू हिंसा अधिनियम का पदार्पण हुआ, यानी उसी से रिलेटेड थे, तो उसके साथ में घरेलू हिंसा अधिनियम की जरूरत महसूस हुई। इसमें प्रतिवादियों की गिरफ्तारी तो नहीं होती थी, लेकिन इसके अंतर्गत पीड़ित महिला को भरण पोषण, निवास एवं बच्चों के लिए अस्थायी संरक्षण की सुविधा दिलाने का प्रावधान किया गया था, जो घरेलू हिंसा अधिनियम कानून बना था। और आज मैं आपको घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 क्या है, इसमें भी मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जरूरत क्यों? जैसा कि मैंने आपको पहले अभी वीडियो में बताया कि पहले विवाहित महिलाओं के पास जब कभी परिवार द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, तब उस दशा में उनके बचाव के लिए केवल 498 के तहत ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकती थी। इसको दहेज निषेध अधिनियम 1961 में वर्ष 1983 में हुए संशोधन के बाद 498 कै को जोड़ा गया था। यानी जो दहेज विरोधी कानून था उसमें 498 की जो धारा है उसको 1983 के संशोधन के बाद जोड़ा गया था। दोस्तों यह एक गैर जमानती धारा है, आपको पता होना चाहिए, गैर जमानती धारा है, जिसके अंतर्गत प्रतिवादियों की गिरफ्तारी तो हो सकती है, पर पीड़ित महिला को भरण पोषण अथवा निवास जैसी सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान शामिल नहीं है। इसी संदर्भ की ओर मैं आपको घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का पदार्पण हुआ था। अब आता है दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे जो 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन के संकट
आर्थिक शक्ति और ऐसी शक्ति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुख अपमान सहना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा अधिनियम के दायरे में किया जाता है। और दोस्तों इसमें क्या क्या आता है? शारीरिक मारपीट, थप्पड़ मारना, डांटना, दांत काटना, ठोकर मारना, अंग को नुकसान पहुंचाना, संबंधित स्वास्थ्य की हानि। मानसिक चरित्र आचरण पर दोष, अपमानित, लड़का न होना पर प्रताड़ित, नौकरी छोड़ने या करने के लिए दबाव, आत्महत्या का डर देना, घर से निकाल देना, यह मानसिक में आता है। शाब्दिक या भावनात्मक गाली गलौज, अपमानित करना। लैंगिक बलात्कार, जबरदस्ती संबंध बनाना, अश्लील सामग्री, व्यवहार, बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करना। आर्थिक दहेज की मांग, महंगी वस्तु की मांग, संपत्ति की मांग इत्यादि, और घर से बेदखल करना। अब आता पीड़ित कौन? एकल या संयुक्त परिवार की किसी भी महिला, मां, बेटी, अपनी सौतेली, गोदली बहन, विधवा औरत, कुंवारी लड़की, यहां तक कि लिव इन रिलेशन यानी अवैध शादी के संबंध में रहने वाली महिला, चाहे वो एक घर में रह रहे हो या नहीं, कार्यस्थल पर काम करती महिला, बच्चे गोद लिए, सौतेले रिश्तेदार के संयुक्त परिवार से किसी भी संबंध में, स्कूल वगैरह के संबंध में पीड़ित होते हैं। दोषी पीड़ा देने वाला, महिला के बच्चे के संबंध में कोई पुरुष या महिला जैसे उसका पति, बेटा, भाई, संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य या महिला सदस्य, सास, ननद, जेठानी, देवरानी भी हो सकती हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर महिलाओं को सुरक्षा, घरेलू रिश्तों में महिलाओं की हिंसा से बचाने के उद्देश्य से संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है। इसका नाम दिया गया घरेलू हिंसा में महिलाओं की संरक्षण अधिनियम 2005 भी है। इस कानून में सभी प्रावधान का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए यह समझना जरूरी है कि पीड़ित कौन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। यह ऐसा कानून है जिसमें शिकायत करते ही पीड़ित को उस अन्याय की व्यवस्था से बाहर निकालकर सुरक्षित किया जाता है। जब तक केस में सच झूठ के आधार पर दीर्घकालीन न्याय फैसला न हो जाए, इस कानून को भारत की संसद द्वारा 13 दिसंबर 2005 में जो और 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। दोस्तों यहां एक समझने वाली बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को रिश्तेदारों के दुर्व्यवहार से संरक्षित करना है। इसके लिए यह समझना जरूरी है कि घरेलू रिश्तेदारों का संबंध क्या है। घरेलू रिश्तेदारी का आशय किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच उन संबंधों से है जिनमें वे या तो साझी गृहस्थी के एक साथ रहते हैं, पहले कभी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ एवं हेमंत गुप्ता जी की पीठ ने पानीपत सत्र न्यायाधीश के निर्णयों की पुष्टि करते हुए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की पुनः व्याख्या की थी। और ये व्याख्या क्यों करनी पड़ी? इस वाद के अनुसार 2 भाई अपने पैतृक घर में संयुक्त परिवार के रूप में अलग अलग मंजिलों पर रहते थे, लेकिन बड़े भाई की मृत्यु के बाद मृतक का छोटा भाई अपनी भाभी को घर में नहीं रहने दे रहा था। सत्र न्यायाधीश ने मृतक के भाई को मृतक की विधवा पत्नी और पुत्र के लिए सहायता राशि प्रदान करने का आदेश भी दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के संदर्भ में संबंध को इस प्रकार से परिभाषित किया। जब 2 व्यक्ति विवाह करने के साथ रह चुके हों या फिर साथ रह रहे हों,
जब दो व्यक्ति के संबंध की प्रकृति विवाह की तरह हो और एक ही घर में रह रहे हो, कोई दत्तक सदस्य या अन्य सदस्य जो स्वस्थ संयुक्त परिवार की भांति रह रहा हो, उक्त लोगों के बीच जो आपसी सहयोग और तालमेल की स्थापित से संबंध कहते हैं। न्यायालय ने साझा घर को परिभाषित करते हुए कहा कि जहां संयुक्त परिवार निवास करता है, उसे प्रतिवादी विधवा स्त्री भी उस परिवार का सदस्य है, भले ही उसके पास घर में कोई अधिकार उपनाम हो या ना हो, वह साझा संयुक्त परिवार का हिस्सा है। दोस्तों, 2005 में जब घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के पास जो आपराधिक दर्ज कराने का अधिकार था, ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A के अंतर्गत कार्रवाइयां होती थी। 2005 में घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ, इसमें कई तरीके से महिलाओं के अधिकार दिए गए। अब महिलाएं अपने घरेलू हिंसा अधिनियम की शिकायत कैसे करें? जहां भी इस अधिनियम के तहत शिकायत की बात आती है, तो हमें जानना चाहिए कि घरेलू हिंसा अधिनियम में फॉर्म 1 में दी गई रिपोर्ट के अनुसार हम शिकायत कर सकते हैं। उसमें पीड़ित नाम, पता, आयु, फोन नंबर, बच्चों की सारी डिटेल करके अपने हस्ताक्षर के बाद में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को जमा कराती है अपने वकील के माध्यम से, जिसके पास एक प्रति अपने पास स्थानीय पुलिस थाने, सुरक्षा अधिकारी या सेवा सहायक को भी देनी पड़ती है। मजिस्ट्रेट पीड़ित के घर की कार्यस्थल की स्थानीय सीमा दोषी व्यक्ति के घर दफ्तर की स्थानीय सीमा से संबंधित हो सकता है। जहां हिंसा हुई है, उस क्षेत्र की सीमा में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, परंतु संबंधित मजिस्ट्रेट कहीं के भी हो, उनको आदेश पूरे भारत के सीमा के अंदर हर जगह मान्य होंगे। यह शिकायत पीड़िता स्वयं, उसके या पड़ोसी या राज्य नियुक्त सुरक्षा अधिकारी, सेवा सहायक कोई भी शिकायत स्वयं दफ्तर में जाकर संबंधित अधिकारी को ईमेल के जरिए भी दे सकता है। दोस्तों, इसमें धारा के अंदर आती है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर धारा 4 क्या कहती है। इस धारा के अनुसार पीड़ित न्याय के लिए पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट से अपने दोषी से संबंधित क्षेत्र में शिकायत दर्ज करा सकती है या करा सकता है। धारा 5, 6, 7, 9 इस धारा के अनुसार पीड़ित को संरक्षण का आदेश प्राप्त करने, सेवा सहायक की नियुक्ति, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, मुफ्त कानूनी सहायता संबंधित सभी जानकारियां मुहैया कराई जाती हैं। धारा 10 इस धारा के अनुसार संबंधित अधिकारी मजिस्ट्रेट को आगे सूचित करेगा। धारा 12 इस धारा में मुआवजे या नुकसान का आवेदन करना बताया गया है। धारा 14, धारा 15 इस धारा में मजिस्ट्रेट पीड़ित को सेवा सहायक की मदद के लिए निर्देश दिए गए हैं। धारा 16 इस धारा में बताया गया है कि पक्षकार चाहे तो कार्रवाई बंद कमरे में हो सकती है। धारा 17 और 18 इस धारा में पीड़ित को साझी गृहस्थी में निवास का अधिकार। धारा 19 इस धारा में स्थानीय थाने को पीड़ित और उसके बच्चे के संरक्षण के लिए निवास या भुगतान का आदेश है। धारा 20 और 22 इस धारा में वित्तीय असंतोष की भरपाई का आदेश है। धारा 21 इस धारा में संतान के संबंध में या मिलने संबंधी की बात कही गई है। धारा 24 इस धारा में पक्षकारों को आदेश की प्राप्ति निःशुल्क देने की व्यवस्था दी गई है। दोस्तों, मजिस्ट्रेट किस प्रकार से आपको अंतरिम
आदेश दे सकते हैं, अंतिम राहत, संरक्षण प्रोटेक्शन आदेश, अभिरक्षा कस्टडी आदेश, निवास आदेश, आर्थिक आदेश, प्रतिकर कंपेंसेटरी आदेश, सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति का आदेश, सलाहकार समिति बनाने का आदेश। दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम और 498 दोनों में फर्क है। घरेलू हिंसा अधिनियम 498 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह पीड़ित के संरक्षण की निश्चित करने का कानून है जो दोषी को सजा नहीं देता, परंतु अगर दोषी इस अधिनियम के अंतर्गत आदेशों की अवमानना करता है तो पारिवारिक मामलों को अर्ध आपराधिक मामलों की संज्ञा देते हुए आगे की कार्य प्रक्रिया में दोषी पक्ष गिरफ्तार हो सकता है या उसके वसूली की जा सकती है। और अगर पीड़ित महिला भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मुकदमा की याचिका दायर कर दे तो दोषी साबित अगर हो जाता है तो प्रतिवादी को अधिकतम 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। घरेलू हिंसा अधिनियम की जो धाराएं हैं, जो धाराएं लगाई जाती है, उन धाराओं के बारे में आपको मैंने सभी जानकारियां उपलब्ध कराई। और दोस्तों PWDVA की फुल फॉर्म क्या होती है मैं बताता हूं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं इसे। हिंदी में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कहते हैं, जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में 5 अध्याय तथा कुल 37 धाराएं होती हैं। दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया है महिलाओं के अधिकार के बारे में, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत महिलाओं को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं और महिलाओं इन अधिकारों का किस प्रकार इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो काफी लंबे होते हैं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपको इनमें ज्यादा से ज्यादा कानून की जानकारियां उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। दोस्तों आपसे विदा लेते हुए मैं आपका दोस्त एडवोकेट SL शर्मा। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय